चलाना है आपको, ठीक है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, है ना। अब व्हाट्सएप तो देखो चलाना पड़ता है क्योंकि उस पे क्लास का लिंक आता है ना। तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। जब फ्री टाइम मिलता है तो ऐसी चीजें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, बी काइंड, है ना। बस और क्या चाहिए। और अपने अंदर का जो बचपना है उसको खत्म मत होने देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। लव कुश आ गया, ठीक है। मुस्कान सम्राट की लव सलोनी, ठीक है। चलो तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोहर मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। याद करो ये टॉपिक मैंने कहा था मैं करवाऊंगी, करवाया, आज करवाना है ये, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का समझेंगे बेसिकली है क्या ये चीज, इसमें हमें क्या निकालना है ना। एक्सप्रेशन भी बताऊंगी इसमें जो आपको याद रखना है, राइट। एंड इसके अलावा क्वेश्चंस भी लगाने हैं। हालांकि यही सेम टॉपिक तुम फिजिक्स, अभी आया ग्रुप में लिंक तुम लोगों का? यस मैम। नो मैम, लिंक तो आज आ गया था शाम को। नहीं, एक ग्रुप में नहीं आया। खैर छोड़ो, हाँ। ओके तो आई होप सभी बच्चे आ गए हों, अभी कम ही आए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी इस पे लगाने हैं। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की तो यही सेम टॉपिक तुम अपने उसमें भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे सेम टॉपिक, बट नॉट इन क्लास 11, मे बी क्लास 12 में है ये चैप्टर, तो वहां पे भी तुम पढ़ोगे। केमिस्ट्री में तो इससे बहुत, मैं बोल रही हूँ, आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे भी बन सकते हैं क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को बनाने हुए तो पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे है क्या ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, किस तरीके से बोहर ने एक्सप्लेन किया है ना। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन तो कर लोगे इसमें, क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका जब तुम कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो तुम्हें फील आएगा हाँ कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आज हमें वही करना है। वेटेज तो मैंने तुम्हें बता ही दी है। अब उससे पहले ना तुम्हें मेरे को ये 3-4 क्वेश्चन करके दिखाने पड़ेंगे, कर दोगे क्या? चलो फिर आ जाओ। फर्स्ट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आपको बताना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया ना? करो, ये नीट का ही क्वेश्चन है मेरे बेटा। कर रहे हो क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए मेरे को। यस सलोनी, मैम कर रहे मुस्कान। हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम कर रहे हैं। हाँ करो, ठीक है, करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके तो आफ्ताब मुझे ये बताओ, जो मैंने कल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बता, मतलब तुम लोगों को बताया था, फॉर्मूला क्या था? आफ्ताब बताओ एक बार। मैम डेल्टा एक्स हम्म, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम, एम फॉर मोमेंटम। किसने कहा एम मोमेंटम? पी मोमेंटम है। यस मैम, सॉरी वो भूल गया था मैम, फिजिक्स में चला गया हाँ। था। इज हम्म इक्वल टू हम्म एच अपॉन में हम्म 4 पाई हम्म, यही था।
यस मैम। ठीक है, दिया क्या हुआ, कंडीशन क्या दी हुई है तुम लोगों को कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये दी हुई है। हाँ जी आलिया बताओ बेटा। यस मैम। ठीक मैम है, पी को हम एमवी लिख देंगे। हाँ वो हम MV लिख से। देंगे। आ रहा है क्या, कोई आंसर आ रहा है पूर्वा आलिया? यस मैम। कौन सा आ रहा है? मैम ऑप्शन बी, option 1 B, अपॉन B, 2m अंडर रूट h अपॉन 2 पाई। H by pi। 2 पाई पाई है यहाँ तो। देखो इधर मैम पुट कर ऑप्शन देते हैं इसको। मैम ऑप्शन बी जो है। मैम बी फॉर बॉल चलो वो आ ठीक रहा है। है, देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो लिख लिया। अब क्या होगा, डेल्टा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच बाय, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं। तो अपने पास क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना, तो डेल्टा पी निकाल लो पहले। डेल्टा पी क्या होगा, अंडर रूट होगा, किसका अंडर रूट होगा, एच बाय 2 पाई, और बाहर आ जाएगा 1/2। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस देखिए मैम। ठीक है, मैंने अंडर द रूट लिया, 4 का 2 हो जाएगा, तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया, बाकी के ऊपर अंडर रूट ले लिया, राइट। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा पी होता है हमारे पास एम डेल्टा वी। ठीक है, तो एम डेल्टा वी किसके बराबर होगा, कितना है डेल्टा पी, ये निकल के आया एच बाय 2 पाई। ठीक है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा अब, 1/2m एच बाय 2 पाई, यहाँ पे मिसिंग है फिर 2 पाई, यस मैम। रूट यस में है ना ना, मैम, 2 पाई आ रहा है। आएगा। यस 2 पाई यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको ठीक कर लेना। और कोई है ऑप्शन में देख पाए हम? नहीं। नो मैम, ये यही देखो ऑप्शन इधर से ज्यादा देखो, मैच हो रहा था। इधर देखो सी वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख दूं, दिस इज एच कट, एच कट। और मैंने तुम्हें बताया था एच कट क्या होता है, एच बाय 2 पाई। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या मैं इसको एच बाय 2 पाई को एच कट नहीं लिख सकती, बताओ? यस मैम। यस मैम। आया ना आंसर? ये यहाँ पे दिख नहीं रहा था, विजिबल नहीं था, तो यहाँ पे एच कट है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। मैम तभी लेकिन मैंने यहाँ कहा पे था 2n कैसे लिखा है? मेरा बेटा, यहाँ पे 1/2 था ना, अंडर द रूट एच बाय 2 पाई, तो एच बाय 2 पाई को मैंने एच मैम कट लिख लिया। m यहाँ पे मीटर है क्या? नहीं, मास है ना, भूल गए, फॉर्मूला भूल गए क्या? एम मैडम क्या है, लेकिन इसको मास तो है, वी डेल्टा पी वेलोसिटी। निकालना है ना। नहीं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। मैडम एक क्वेश्चन को बार, देखो ध्यान से। हाँ मैडम जी, एक बार एच कट को इरेज करना मैडम थोड़ा। लो अब नहीं बोलो, नहीं नहीं, नहीं ऑप्शन में मैडम, ऑप्शन में क्या करूं, एच कट को? मतलब इरेज करना, मुझे ऑप्शन देखना है यार। अच्छा लो देखो, अच्छा। देख लिया? यस मैम। ठीक है, वो विजिबल मुझे ही नहीं दिख रहा क्लियर, मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, वो तो ये जूम एच कट, करके देखा मैंने अभी भी। हाँ वो ठीक एच है कट मैम है। जूम करके देखा, वो छोटू सा है ना, देखिए। यस मैम, और बहुत छोटू सा कट बना हुआ है उसके ऊपर। मैडम मुझे भी ऐसे नहीं ही होता है पता, मैम, आने दे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक मिनट रुक जाओ दक्ष, हाँ आफ्ताब बोलो। आफ्ताब कुछ कह रहे थे? मैडम मैं कुछ नहीं कह रहा, दक्ष कह रहा था। अच्छा हाँ, दक्ष क्या कह रहे हो? मैम ये 4 कैसे आया? कहाँ पे ये? नो मैम, अरे नीचे बोलो नीचे। भाई, कहाँ नीचे भाई, कहाँ नीचे ये? यस मैम ये। फॉर्मूला क्या था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? आलिया मेरे को बताओगी एक बार, और पूरी क्लास को बताओ। मैम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स एच बाय 2 पाई, एच बाय 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच बाय 4 पाई का। एच बाय 4 पाई के बराबर होता है, या तो उससे बड़ा होगा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट, या फिर उसके इक्वल होगा, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ से फॉर्मूले में है बेटा 4, मैंने नहीं लगाया अपनी मर्जी से, है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना। और एच कट को आप क्या लिख सकते हो, एच बाय 2 पाई लिख सकते हो। चलूं आगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन, नीट 2015 में आया था ये सवाल, हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करो, ये जेई 2019 में आया था, अच्छे से करो।
तभी मैं बोलती हूँ, जब एक बार आप क्लास में आते हो ना, मुझे ऐसा फील होता है कई बार जब आपकी क्लास होती है तो बहुत से बच्चे वो रिवाइज ही नहीं करके आते हैं जो मैंने पहले क्लासेस में करवा दिया है। और ये तो हाइजनबर्ग कल कराया था, तो आप लोगों को फॉर्मूलाज तो टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तभी तो अप्लाई करोगे ना क्वेश्चन पे। और फॉर्मूले में क्या है, एम इज नॉट मीटर, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। एम क्या है, मास है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो मास इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, या फिर कोई और पार्टिकल ले रहे हो तो वो मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, वी क्या है, पी क्या है, एक्स क्या है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अरीशा नहीं आई ना अभी? आराम से करो, सोचो, एक बार वो फॉर्मूला देख लो जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, है ना। जब आपको नहीं याद आता तो इट्स ओके, एक बार पेज पलट लिया करो, देख लो एक बार, नहीं समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड, करो करो, शाबाश। पूर्वा का हो गया है। एलेक्स ट्राई करो, अलीशा, दीपांकर, दक्ष, हिमांशी, सलोनी, मुस्कान, रवीना, सम्रागी। बोलना है भाई, सबको बोलना है मेरी क्लास में। हर्षित, शाबाश। आफ्ताब, कैसे किया? मैडम पहले तो हम अपना फॉर्मूला देखेंगे, मतलब हाँ हमें जी। क्या क्या गिवन है। पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी। अब हम्म हमें देखना क्या क्या गिवन है। एच हम्म है, लेकिन अभी हम ये देखेंगे क्या क्या है। 2 मल्टीप्लाई एम और इनटू में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये जो है अब हम कॉमन देखेंगे तो इसका एक फॉर्मूला बन रहा है हम्म काइनेटिक एनर्जी का। और जब हम हम्म इनके ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर हटाने के लिए वी स्क्वायर पे, तो हम्म हाफ आ जाएगा पूरे ब्रैकेट के बाहर। हम्म ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, ओके, हाँ जी। हम लैम्डा में वो वैल्यूज पुट कर देंगे, बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बस पुट कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। ओके और जो आंसर आएगा वो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एंड न्यू नॉट और ब्रैकेट क्लोज और हाफ इनका। ओके, नाउ इसका मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यस मैम। राइट? ओके, किस किस का ये आया, सेकंड ऑप्शन आया है? पूर्वा, यस मैम, सेकंड ऑप्शन मैम है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है। आलिया, मुस्कान, सलोनी, दक्ष, मानसी। देखो अब एक बार ना क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि डी ब्रोए जो वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज, यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट दी हुई है, आपको फ्रीक्वेंसी दी है। मैंने आप लोगों को याद करो बताया था कि जो डी ब्रोए वेवलेंथ का ये वाला फॉर्मूला है ना, ये कई बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिला के सवाल पूछ लेता है। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रखी है ना, तो यहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताई थी वो बताई थी इंसिडेंट एच, जो अभी दक्ष ने मुझे बताया, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, एच कॉमन ले लो, ये आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नोट आ जाएगा। ठीक है, अब ये
लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोला, एच हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास भी इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा, तो यानी कि मोटा मोटी बात क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? Yes, ma'am. ये Yes, मतलब ma'am. होगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट है, आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो अपने पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। न्यू क्या था, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। Metal surface. क्लियर हुआ? एंड न्यू क्या Yes, था, ma'am. जो आप रेडिएशन फॉल करा रहे हो कौन किस फ्रीक्वेंसी की है, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो भैया जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके भागेगा, ठीक है। तो ये अपने पास था, आई होप क्लियर हुआ होगा। हो गया, ये सेकंड वाला ऑप्शन आएगा इसका। हाँ जी मुस्कान, मैम ये जो √2m है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे ये वाली, किसकी लेकिन करनी यहाँ है पे जो input? किसकी? मैम मैं कह रही हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, √2m काइनेटिक एनर्जी, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, फिर ये जो 2m होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको 2m को लेना ही नहीं ना मेरा बेटा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला हुआ है। आप ये देखिए कि कौन कौन सा यहाँ पे जो टर्म है वो वेरी कर रही है। m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो सेम ही रहने वाला है, तो इन्होंने h को हटाया है, इनको 2 को हटा दिया, m को हटा दिया, यानी कि ये बोलना चाह रहा है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है तुम्हारा, E-5, यानी कि h न्यू माइनस h न्यू नोट। h को मैंने कॉमन ले लिया, इन्होंने h को कंसिडर नहीं किया बिकॉज वो कांस्टेंट है, तो बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया आपका डी ब्रोई वेवलेंथ, 1 बाय अंडर रूट ऑफ न्यू माइनस न्यू नोट, ठीक है। ओके मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। बस 4 क्वेश्चन दूंगी क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोगों को कितना कल वाला लेक्चर समझ में आता, देन फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे चलेंगे। और क्लास लीव करके नहीं जानी, आप में से बहुत बच्चे ज्वाइन तो करते हैं बट थोड़ी देर भी नहीं बैठते हैं और चले जाते हैं, तो ये मत करना तुम लोग। क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो? हाइड्रोजन एटम में x इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, आपको डी ब्रोई वेवलेंथ बतानी है इलेक्ट्रॉन की थर्ड ऑर्बिट में। तो डी ब्रोई वेवलेंथ और बोहर रेडियस का कोई मैंने रिलेशन बताया था क्या तुम लोगों को? श्रेया बताया था, रवीना बताया था क्या, यशवी? सम्राज्ञी आपका लीव क्यों हो रहा है? मुस्कान क्या फॉर्मूला बताया था, रिवाइज करके आई हो? ऐसे का मैम रिवाइज तो नहीं है। क्यों नहीं बेटा, करना चाहिए था ना। लव आप बताइए। मैम रिलेशन था 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। शाबाश, कोई बात नहीं सम्रागी, डोंट से सॉरी बेटा। हाँ 2πr इज इक्वल टू n लेमडा, राइट। n क्या था अपना, नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ वेव्स, r अपना क्या था, रेडियस था।
ठीक है, तो वो क्या बोला, हाइड्रोजन एटम में x इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या था रेडियस 0.529 n स्क्वायर बाय z था, बोलो हाँ Yes, के ना, ma'am. Yes, n ma'am. n1 है X पे रखते हैं। बिकॉज फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, और Number z of इज orbit. नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन Atomic या number. प्रोटॉन, तो वो भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 जो आ जाएगा वो 0.529 आ जाएगा, हो गया इतना। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है डी ब्रोई वेवलेंथ ma'am. बताना है आपको थर्ड ऑर्बिट का, यानी कि 2 पाई R n क्या है 3 हो जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो बस, तो फिर डी ब्रोई वेवलेंथ बतानी है तो लैम्डा कर दो, R की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, बताओ कितनी दी हुई है, x दी हुई है ना, x इज द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई 0.529 n स्क्वायर बाय z, n क्या है जल्दी बोलो, 3 है, 3. z1 हो जाएगा तो 3 लैम्डा हो जाएगा, और 0.529 क्या है, x के X. बराबर है, यहाँ पे x लिख दूं। अब हो सकता है किसी बच्चे का दूसरा तरीका हो, तो आपका बस आंसर आ रहा है तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा हो जाएगा 6 पाई x। 6 by X. इस तरीके से मैंने बोला था कि बोहर का क्वेश्चन डी ब्रोई वेवलेंथ के साथ, यानी कि अब तुमने दो चीजें देखी, डी ब्रोई वेवलेंथ का क्वेश्चन बोहर के साथ भी आ रहा है, डी ब्रोई वेवलेंथ का क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ बन के भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ बोहर मॉडल करके चले जाओ, डी ब्रोई वेवलेंथ पता ही नहीं तो नहीं कर पाओगे ना ऐसे वाले क्वेश्चन। समझ गए कैसे किया है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यानी कि Assignment इसका जो question फाइनल करो। वो 6 पाई x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला करो, कोई कुछ कह रहा था क्या, किसी ने कुछ कहा नहीं, चलो ये वाला करो फिर क्वेश्चन। शाबाश, करो करो। हम्म, हो पाएगा। आफ्ताब, हिमांशी, मुस्कान, Yes, ma'am. सलोनी, Sir, ma'am. लव, Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो करो, सोल्व करो। हो भी गया। Yes, ma'am. ओके, अब पूर्वा का हो गया है, बाकी वेट कर रही हूँ मैं। सलोनी कैसे करोगी अप्रोच बेटा, सलोनी आवाज आ रही है, इतना टाइम नहीं लगाना। दक्ष ma'am. कैसे करोगे सलोनी अप्रोच, मैम ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या जो आपने अभी कराया, हाँ यार लगाओ, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा लगाओ, ठीक है। अब ये r किसका है, अपना सेकेंड ऑर्बिट का है ना, तो निकालो। सेकंड ऑर्बिट का। अपने को क्या चाहिए, डी ब्रोई वेवलेंथ चाहिए ना, कर यस लेते मैम। हैं फिर। क्या हो जाएगा 2 पाई r2 बाय n हो जाएगा, और r2 अपने पास क्या है, n स्क्वायर बाय z है। मैंने तुम्हें एक रिलेशन भी बताया था, तुम लोगों को याद हो तो,
बताया था ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, z नीचे आएगा, n ऊपर आएगा। ठीक है, ये बताया था मैंने। n स्क्वायर बाय z, n बाय z कैसे आएगा इधर देखो, क्योंकि जो r होता है वो क्या होता है 0.529, n स्क्वायर बाय z होता है ना, तो n से तो n गया, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय z, तो अब निकल जाएगा। अगर मैं लैम्डा किसकी बात करूं, लिथियम की बात करूं, डिवाइड बाय लैम्डा किसकी बात करूं, हमें नहीं पता ये किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अब एक काम करो, फिर इसी से ही जाओ, फॉर्मूले से ही, इसका कोई फायदा नहीं अपने को लगाने का। तो अपने पास क्या आया था, ये आया है। सेकंड निकालो एक बार, 2 पाई इंटू 0.529, n क्या होगा जल्दी बताओ, सेकंड ऑर्बिट के लिए 4 होगा, डिवाइड बाय z, लिथियम के लिए क्या होता है z, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2 से 2 गया, इसको तुम सॉल्व कर लो। अब तुम्हें देखना है ये किसके बराबर आएगा, किसका क्या आंसर आ रहा है बताओ, हम वही निकालते हैं, बताओ। मैम ऑप्शन बी आ रहा है। 2.2 आ रहा है। ऑप्शन 2 आ रहा है, लगा के देखें इस पे, तो 2 पाई r4 इज इक्वल टू n लेमडा, तो लेमडा क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई r4 बाय n। ठीक है, लगाओ 2 पाई r4 क्या हो जाएगा 0.529, n स्क्वायर बोले तो 16 बाय z, z क्या होगा कार्बन का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोलो बोरोन कार्बन, 6 होगा, 6 होगा, और n क्या है यहाँ पे 4 होगा। तो ये हो गया हमारे पास, ये देखो यही आ गया, बिल्कुल दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। यस मैम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सेकंड option two। ऑप्शन। फर्स्ट कैसे आ रहा है, फर्स्ट नहीं आएगा बेटा, सेकंड आएगा। ठीक है, हो जाएगा। मैम जो अभी आपने Yes, ma'am। वेवलेंथ वाला रिलेशन बताया था ना, उससे इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, तुमने कैसे किया था, अच्छा वही कर लिया होगा तुमने। यस मैम, वैसे किया था। यस मैम, वो डायरेक्ट रिलेशन लगा दिया ना। ठीक है, तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप देख लो ऑप्शन में से लगा के देख लो, जो आएगा हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप ma'am। n की वैल्यू पुट कर दो, तुमने ये किया होगा ना, n की वैल्यू पुट कर दी 2, और लिथियम क्या है 2/3, अब देख लो कहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। यस मैम। 4/6 2/3 आ जाएगा, ये तो और भी आसान हो गया अपने लिए। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, चलें आगे, चलो। ओके, तो रही बात, चलो स्टार्ट करते हैं हम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे जाने से पहले, क्या ये मैंने आप लोगों को बता दी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? यस मैम। देखो, 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि हम विदाउट रेडिएशन रह रहे हो, आसपास हमारे हमें दिख नहीं रही है, बट हम लोग क्या है चारों तरफ से रेडिएशन से घिरे हुए हैं। मेरे लैपटॉप से रेडिएशन आ रही है, फोन से रेडिएशन आ रही है। ठीक है, और तुम जो फोन लेके बैठे हो या कुछ और लेके बैठे हो, हर जगह से रेडिएशन आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम हर टाइम पे रेडिएशन से घिरे हुए हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं, तो मैंने ये आपको लोगों को बताई थी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक बार फटाफट रिवाइज करा रही हूँ। माइक म्यूट कर लो। अपने पास कौन कौन सी थी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आईआर, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। जो हम देख पाते हैं चीजों को, वो विजिबल लाइट वाले रीजन में आती है। गेटिंग माई पॉइंट? और मैंने क्या बोला था, अगर तुम यहाँ पे जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, और एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या आएगा, आपको ऑर्डर लगाने के लिए आएगा। अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऑर्डर क्या होता है, तो क्या आप फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। ना ही आप एनर्जी का ऑर्डर लगा सकते हो, और ना ही आप वेवलेंथ का ऑर्डर लगा सकते हो। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको कोई अपनी आती है तो अपनी कर लो। मैंने बोला था राम इनविजिबल UXG को गए। ठीक है, इस तरीके से आपको जैसे मर्जी याद रखना है, बट आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है? मैम फिर से बताना। Yes, ma'am। क्या क्या बताना है फिर से? मैम ट्रिक। राम लिख लो। तुम लोग, मेरे को ये होता है रिवाइज करके आया करो, भूल जाते हो तुम तो बहुत जल्दी। राम इनविजिबल UXG को गए। मैं सोचती हूँ सिलेबस को थोड़ा भगाऊं, UXG को गए। अब राम क्या है, मतलब RA क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड,
विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है। और यहाँ जाओगे तो एनर्जी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम। तो ये आपको ऑर्डर क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये क्या है, एक वीडियो है आप जैसे ही मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगी ना, तो आप इस वीडियो को देख लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। समझ गए, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप लोग जस्ट क्लिक करिएगा इस पे, ये यूट्यूब पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको ये दिखेगा कि आप आसपास कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए हैं, ठीक है। काफी अच्छी वीडियो है, देखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो फाइनली आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो, जो आप ये बचपन में पढ़ते थे ना कि व्हाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म से पास हो रही है, तो विबग्योर मिल रहा है आपको, है ना। तो बेसिकली ये है क्या, ये एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की एक टेक्निक होती है, एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो आप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो क्या होता है, प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और अ स्पेक्ट्रोग्राफ। मतलब कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ, जैसे रेडिएशन आ रही है, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को, या बोल दो अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को सेपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है अपने पास स्पेक्ट्रोमीटर बोल सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोप बोल सकते हो। आपके 11th-12th में नहीं करवाते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री वाला एक्सपेरिमेंट, जब आप अगर हायर क्लासेस में जाते हैं वहां पे स्पेक्ट्रोमीटर का स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से आप एक्सपेरिमेंट करते हो। अगर आप बीटेक करते हो वहां पे भी करवाया जाता है, बीएससी एमएससी करते हो वहां पे भी करवाया जाता है, बट आपको यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे मेरी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक पैटर्न होता है, फोटोग्राफ और द पैटर्न ऑफ द जो रेडिएशंस निकल रही है ना, वो एक प्लेट पे, एक फिल्म पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसको आप स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हो, और सिंपली ए स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन रेडिएशन, ठीक है। जो आप रेडिएशन का जो प्लेट पे जो आपको पैटर्न मिल रहा है उसको आप क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। आपसे कोई वो पूछ नहीं रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। बेसिकली जब आपकी रेडिएशन आपके मैटर पे फॉल करती है, तो आपको एक प्लेट पे रेडिएशंस मिलती हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एक स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। रिकॉर्ड मिलता है आपको, एक स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती हैं या बैंड मिलता है, ठीक है। और इसी साइंस की ब्रांच को हम क्या करते हैं, जहां पे हम ये स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है जी। चले आगे, इसमें बस आपको ये जानना था। अब देखो स्पेक्ट्रम में क्या क्या आपको पढ़ना है, जो आपा के लिए मेन है वो अपने को पढ़ना है। देखो इन्होंने बोला हुआ बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो सबसे पहले, अभी मैं टॉपिक पे आ रही हूँ, बट टॉपिक पे आने से पहले तुम्हें थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए, लाइक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है। डिस्क्रीट में भी दो चीजें हैं, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अभी मैं वही पढ़ाऊंगी होता क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। जो हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, जो एक प्लेट पे जो रिकॉर्ड, जो रेडिएशंस आती हैं, जो पूरा पैटर्न रिकॉर्ड होता है, वो आप स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट्स करते हो आप, ठीक है। ओके, हाँ चलो, अब बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। इधर देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम नाम से ही पता चल रहा है कुछ चीज एमिट हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे वो बोल रहा है, अगर कोई रेडिएशन किसी सोर्स से रेडिएट हो रही है, अब सोर्स तुम कोई भी ले लो, सन ले लो, या फिर कोई मान लो ये हमारे पास कोई डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें आपकी क्या है, गैस है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, बेसिकली रेडिएशन पास कर रहे हो, ठीक है।
क्या बोल दिया मैंने, व्हेन अ रेडिएशन एमिट फ्रॉम सम सोर्स, या तो सन से आ रही हो या बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, या फिर आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, क्या बोल रही हूँ, रेडिएशंस निकल रही हैं। अब आप सोर्स सन ले लो, है ना, या कोई डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, इसमें आपने गैस भरी हो, या आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जब आप उसको प्रिज्म से पास करोगे ना, तो आपको कुछ रेडिएशंस मिलेंगी जो किस पे रिसीव होंगी, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव होंगी, ठीक है। और जो वो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है रेडिएशन का सोर्स क्या है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। कौन कौन सा, एक आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होता है। मैंने क्या बोला, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, फिर से सुनो, किसी सोर्स से रेडिएशन एमिट हो रही है, गेटिंग माय पॉइंट। अब वो आप सोर्स क्या ले रहे हो, उन्होंने वो बता रखा है, सन ले लो, है ना, या कोई डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, ठीक है, वहां से रेडिएशन पास कर रहे हो, या फिर किसी सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब आप हीट करोगे कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, और उन रेडिएशन को आप कहाँ नोट कर रहे हो, कहाँ रिसीव कर रहे हो, फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव कर रहे हो, और जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको आप क्या बोल रहे हो, एमिशन स्पेक्ट्रम मिले, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलोगे। अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, दो टाइप का मैं आपको समझाऊंगी, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, एक लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ। तो कंटिन्यू, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब स्लाइड में मिल जाएगा, आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी, ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मैं तो आपको टॉपिक पे लेके जाने से पहले कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ, ठीक है। अब बात आता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई भी व्हाइट लाइट किसी भी सोर्स है, तुम सन ले लो, कोई बल्ब ले लो, या कोई हॉट ग्लोइंग बॉडी ले लो, ठीक है, अगर आप उसको प्रिज्म से पास करते हो मेरा बेटा, ये लोअर क्लासेस में सुना है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी तुम करते हो, यस प्रिज्म मैम। से पास कर रहे हो, तो आपको जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है उस पे क्या ऑब्जर्व होता है, आपको 7 डिफरेंट कलर का बैंड ऑब्जर्व होता है, जिसको आप विबग्योर बोलते थे, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही बोलते थे, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि वो जो बैंड होता है बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस क्यों होता है, क्योंकि एक कलर क्या होता है दूसरे में मर्ज होता है, गेटिंग माय पॉइंट, दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूअस दैट ईच ऑफ देम मर्जेस इनटू नेक्स्ट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। किसी सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, जो मैंने पूरा आपको स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट बताया ना, उसमें पूरा सेटअप होता है, एक सोर्स से लाइट आ रही होती है, बीच में आपने प्रिज्म लगा रखे होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेंसेज होते हैं, तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, सेटअप होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपको ये पूरा पैटर्न दिखता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे आप रेनबो भी बोलते हो, रेनबो भी क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ही क्या है, एग्जाम्पल है, हाँ या ना, बोलो। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे काम का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, आपको इसमें इतना नहीं पढ़ना। अब समझो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ध्यान से सुनना, बैंड स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, बैंड तो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस आपको बैंड दिखेगा, लेकिन बीच में कुछ डार्क स्पेस आपको दिखेगा। जनरली जो जहां पे हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मान लो जहां पे आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, उस केस में बैंड स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, जहां पे आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हमारे लिए ये भी काम का नहीं, हमारे लिए काम का है लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे हम एटम की बात करने वाले हैं, तभी नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, गेटिंग माई पॉइंट। अभी मैं बताऊंगी, धीरे धीरे लेके जा रही हूँ मैं वहां तक आपको। तो बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, दिस इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, जो कि आज हम पढ़ने भी वाले हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होती है, हमें कुछ उस पे फोटोग्राफिक प्लेट पे लाइंस मिलती है, और ये लाइंस है पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ऐसे नहीं कि हर वेवलेंथ की आपको लाइंस दिखेंगी, नहीं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या था मेरा बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या था, हर एनर्जी की आपको मिल रही थी, हर मर्ज हो रही थी एक दूसरे मर्ज हो में। रही थी मैम। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी की, आपको हर कोई वेवलेंथ की लाइन मिलेगी, आपको कुछ स्पेसिफिक लाइंस की ही क्या मिलेंगी, वेवलेंथ मिलेंगी, ठीक है। और सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, और बीच बीच में क्या होगा, डार्क स्पेस भी होगा,
एग्जाम्पल है इसका जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम हम किस केस में पढ़ने वाले हैं? एटम के केस में हम पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल के केस में बैंड स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के केस में बहुत सारी एनर्जीज और भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो वो आपको बैंड मिलता है। अगर मैं एटॉमिक लेवल पे बात करूं तो यहाँ पे हम लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, काम हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम से है, बस एक बार सुन लो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, नाम से पता चल रहा है ना, कुछ चीज एब्जॉर्ब होना, है ना। तो वो वही बोल रहा है कि जब कोई किसी भी सोर्स से व्हाइट लाइट पास हो रही है, व्हाइट लाइट तुम सन ले लो सोर्स, या फिर किसी सब्सटेंस को तुम गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज पास थ्रू द सॉल्यूशन और वेपर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। मान लो आपके पास व्हाइट लाइट है और यहाँ पे कोई आपका केमिकल सब्सटेंस पड़ा है, ठीक है। अलग अलग क्या बोल रहे हो? व्हाइट लाइट से ही ये तीनों स्पेक्ट्रम मिलेंगे क्या, या डिफरेंट रेडिएशन चाहिए अलग अलग? व्हाइट लाइट नहीं, आप कोई भी, जैसे हाँ आप मान लो व्हाइट लाइट कोई भी मतलब सोर्स ले लो, आप सन ले रहे हो, ठीक है, सन से जो रेडिएशन निकल के आ रही हैं, या भी मैं आगे चल के बताऊंगी, आप एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो तो उससे रेडिएशंस निकल के आ रही हैं, अभी बताऊंगी। जैसे तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो उसके लिए हम डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रही हूं मैं, यहाँ पे मान लो मैंने कोई केमिकल सब्सटेंस ले लिया, लेट्स से मैंने सोडियम के वेपर्स ले लिए इसमें, ठीक है। अब तुमने क्या किया, जो ये लाइट है उसको पास कराया इससे, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना स्पेक्ट्रोमीटर पूरा आपका अपरेटस होता है, ठीक है, तो वहां पे आपने केमिकल सब्सटेंस लिया और ये लाइट वहां से पास करा रहे हो, ठीक है, कोई सोर्स है लाइट का, वहां से आप लाइट पास करा रहे हो। तो जब आप फोटोग्राफिक प्लेट पे देखोगे ना, तो वहां पे कुछ क्या होगा, इट इज ऑब्जर्व दैट सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आपको दिखेगा कुछ डार्क लाइंस होंगी, अभी मैं व्हाइट से दिखा रही हूँ, ऐसे 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 कुछ आपको डार्क लाइंस मिलेंगी। ये डार्क लाइंस का मतलब क्या हुआ, डार्क लाइंस का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से पास हुआ ना रेडिएशन, जो है जो आप लाइट पास करा रहे हो, तो इसने क्या किया, जब इस सैंपल से पास हुआ तो इसने कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली क्या लाइट कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। अब वो वेवलेंथ वाला जो पर्टिकुलर उसने रेडिएशन वाली वेवलेंथ अब्सॉर्ब की है, वो अब फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको नहीं दिखेगी। यानी कि जो ये डार्क लाइंस, क्योंकि मैंने व्हाइट से दिखाया, आप बुक्स में देखोगे तो ब्लैक कलर से दिखा रखी होती है, तो ये व्हाइट लाइंस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है, उसने ये वाली पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या की कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली। अब एब्जॉर्ब कर ली है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे तो दिखेगी नहीं, और जो उसने एब्जॉर्ब नहीं की वो आपको कलर्ड लाइन से दिखेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? बोलो। Yes. Yes, वहां पे ये क्या बोल रहा है, दीज डार्क लाइंस आर सपोज टू रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट व्हेन व्हाइट लाइट कंटेनिंग, व्हाइट लाइट में क्या रेडिएशन ही तो है, और रेडिएशंस क्या है, बहुत सारी वेवलेंथ की है। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशन तुम उस एक सैंपल से पास करा रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो उसने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करा ली। अब सोडियम है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन भी होगा, कुछ उसने एब्जॉर्ब कर ली होंगी, और जो उसने एब्जॉर्ब कर ली वो आपको नहीं दिखाएगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, और जो नहीं एब्जॉर्ब की वो आपको कलर्ड फॉर्म में दिखा देगा। बस यही बोल रहा है, रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर अब्सॉर्ब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं सोडियम, अगर आप प्रदीप बुक फॉलो करते हो या कोई और फॉलो करते हो, तो आप वहां पे देखोगे जो सोडियम होता है, ठीक है, वो येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सुना? यस मैम। सैंपल रखा मैम है। वो उसका कलर भी येलो होता है, सल्फर डाई Yes. होता है ना, सल्फर डाई जो हेयर में है लगता ना? है वो भी येलो क्यों होता है। करता है, क्यों करता है येलो लाइट को? क्योंकि जब वो एमिट करेगा ना, तो एमिट करने के बाद भी वो कौन सी लाइन दिखाएगा, जिस लाइट की येलो पर्टिकुलर वेवलेंथ दिखाएगा। उसने एब्जॉर्ब कराया है, उसी को ही वो क्या करेगा, एमिट करेगा। अभी जितनी कहानी मैं आपको बता रही हूँ ना, वो हम हाइड्रोजन एटम के उस पे स्पेक्ट्रम पे लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? बताओ। ये देखो, ये दिख रहा है यस आपको, मैम। इधर आओ इधर आओ, ये आपको क्या दिख रहा है, NaCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है, लाइट पास हो रही है इस सॉल्यूशन से, फिर आपके प्रिंट से पास हुई, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, लेकिन जो येलो के करस्पॉन्डिंग है देखो डार्क लाइंस आ रही है, देखो डार्क लाइंस इन द येलो रीजन, यानी कि इसने येलो लाइंस वाली जो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब वो वहां पे डार्क लाइंस दिख रही है।
अगर यही मान लो एमिशन में होता तो क्या होता, आपको येलो लाइंस दिख रही होती फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो अब्सॉर्ब करेगा वही एमिट करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो। यस मैम। ये हमें पढ़ना है। हमारा काम एमिशन स्पेक्ट्रम से, एब्जॉर्प्शन से नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी। अब क्या हुआ मेरा बेटा, देखा ये गया कि जैसे आप मान लो एमिशन स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रही हूँ, आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, या तो आप उसको हीट कर रहे हो, मैं मान के आप ये ले लेते हैं कि आप हीट कर रहे हो। अब आप हीट कर रहे हो ना, तो वहां से कुछ रेडिएशंस निकल रही है, प्लीज समझना, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या बोला मैंने, आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, तो जब बेटा आप उसको हीट करो ना, तो कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, और वो रेडिएशन को आप फोटोग्राफिक प्लेट पे देख रहे हो। तो ये देखा गया बेटा, जो वो वहां से रेडिएशंस निकल रही है ना, और जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल रहा है, जैसे मान लो लेट्स से कि सिर्फ हमें रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, गेटिंग माय पॉइंट, या मैं बोलूं सिर्फ हमें वॉयलेट कलर की लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, तो मतलब जो नहीं दिख रही उसने वो एब्जॉर्ब कर ली, और जो नहीं एब्जॉर्ब करी वो हमें दिख रही है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि जो उससे रेडिएशन निकल रही है बिल्कुल जितनी सारी की सारी जो वेवलेंथ की लाइट है वो हमें दिख रही है, नहीं, हमें कुछ पर्टिकुलर ही रेज निकल रही है वहां से, गेटिंग माय पॉइंट, यस जो मैम। हमें फोटोग्राफिक प्लेट Yes, पे ma'am. ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, कुछ फिक्स्ड एनर्जी की ही वेव्स दिख रही है हमें, ऐसा नहीं है कि हर एनर्जी की हमें वेव्स दिखाई दे रही है, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या हुआ होगा, देखो इधर एक बार ये देख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो लाइंस उसने एब्जॉर्ब करी है, देखो डार्क लाइन से आ गया ना, जो जिस पर्टिकुलर कलर की उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, एमिशन में वही जो उसने एब्जॉर्ब किया वही एमिट करेगा। आपको दिख रहा है जिस जगह पे ये डार्क लाइंस है, एमिशन स्पेक्ट्रम में सेम पोजीशन पे वो कलर्ड लाइंस की तरह आपको दिखाई दे रहा है। आई होप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, कोई आपसे पूछेगा तो समझा दोगे आराम से, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लेना देना क्या है, हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम से लेना देना है, क्योंकि भाई साहब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कौन सी लाइट कौन से रीजन में एमिट हो रही है, हमें ये हमारे लिए आज की इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब होता क्या, इधर आओ, मैंने तुम्हें बताया था बोहर वाले के केस में, अगर तुम लोगों को याद हो, तो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बताया था मैंने, यस मैम। यस मैम। yes. जिसको मैं यहाँ पे बोल रही हूँ n इज इक्वल टू 1, या तुम बोल सकते हो k शेल, n इज इक्वल टू 2 ये l हो गया, n इज इक्वल टू 3 ये m हो गया, ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ, या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात कर रही हूँ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है n इज इक्वल टू 1 में, फील लेना और मुझे बताना समझ में आया या नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या किया, जो भी किसी का, मान लो ये हाइड्रोजन एटम ही है, अब मैंने इसको गर्म किया, मैंने क्या किया, इसको गर्म किया। अब गर्म किया तो क्या होगा, कुछ रेडिएशन ये क्या करेगा, जो आप गर्म करने पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा, यस और नो? यस मैम करेगा। Yes, तो ma'am. करेगा। अब एक बात बताओ, अगर हम अपनी बात करें, जैसे ही हमें एनर्जी मिल जाती है तो हम ज्यादा काम करते हैं, मान लो पहले हम थके पड़े, 1 घंटा ही काम कर पा रहे हैं, एनर्जी नहीं है, फिर हम कुछ खाते हैं, है ना, तो हम वो 2 घंटे 3 घंटे बैठ के काम करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी क्या मिल गई है, एनर्जी मिल, जैसे ही इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब ये क्या करेगा, कूदेगा, कूदेगा मतलब अब हायर स्टेट में higher जाएगा, हाई लेवल में चला जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लगेगा। यस, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, एक्साइटेड स्टेट। यस मैम। पहले वो कहाँ पे था, n इज इक्वल टू 1 स्टेट पे था। Ground state। जैसे ही आपने रेडिएशन फॉल कराई, ठीक है, तो अब क्या किया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब ये क्या कर चला गया, हायर स्टेट में चला गया। अब वो हो सकता है n इज इक्वल टू 2 में जाए, हो सकता है वो n इज इक्वल टू 3 में चला जाए, गेटिंग माई पॉइंट। मान लेते हैं वो किस में चला गया, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में चला गया। अब हमें भी पता है कोई बंदा अगर एक्साइटेड स्टेट में गया तो वहां तो वो स्टेबल है ही नहीं, वहां तो है ही नहीं। अगर मैं आपको पहाड़ की ऊंची चोटी पे भेज दूं, बिल्कुल टिप उस पे पॉइंट पे खड़ा कर दूं, तो क्या होगा, मैम डर गए, हम तो नीचे आना है ना। और मैंने शायद आपको पहले भी कहा था, इवन हम ह्यूमन बींग्स भी क्या चाहते हैं, हम भी एनर्जी, हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी
कम कम बोले तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आना चाहता है, लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो जैसे ही Yes, वो ma'am. वापस से अपने जहां से वो गया था, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट से गया था, वो वापस अपने लोअर एनर्जी पे आएगा। तो जब पहले गया तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी, तभी वो गया, है ना? या बोलो किसी पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी, वो गया। वही सेम जैसे ही वो वापस आएगा, वही सेम एनर्जी की वो रेडिएशन क्या करेगा, फिर वो एमिट करेगा। बोलो हाँ या एमिट ना? कर देगा। यस मैम। अब Yes, ऐसा ma'am. नहीं है, ऐसा नहीं है किसी भी एनर्जी की रेडिएशन वो एमिट करेगा, नहीं। एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, याद करो, जो हमारा n इज इक्वल टू 1 था और n इज इक्वल टू 2 था, ये वाला एग्जांपल ले ले, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ रही थी हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है? यस मैम। सबसे कम। यस मैम। यस मैम याद और है। दूसरे वाले की क्या आ रही थी? मैम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रॉन एक माइनस बात 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी एनर्जी, पर्टिकुलर रेडिएशन वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Plus जब उसको 10.2 इतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी वोल्ट मिलेगी, प्लस जब 10.2। इसको इतनी एनर्जी मिलेगी मेरे बच्चों, तभी ये जाएगा n इज इक्वल टू 2 पे। अगर इसको इससे कम मिली तो नहीं जाएगा। 10.1 दे रहे हो, 10.0, 9 दे रहे हो, नहीं जाएगा, वो वापस उसी पे ही अपने n इज इक्वल टू 1 पे रहेगा। तो जब इसने ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वो जाएगा स्टेट में, लेकिन वहां पे वो स्टेबल नहीं है, वापस लौट के आएगा। और जब वापस लौट के आएगा भैया, जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, इतनी ही करेगा फिर वो 10.2। भाई जितनी लेके एब्जॉर्ब करके भाग के गया तो उतनी ही तो एमिट करेगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब हमें यही देखना है कि जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, उसकी एनर्जी, उसका वेवलेंथ, उसका वेव नंबर किस तरीके से लगाएंगे, निकालेंगे, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से किसी पर्टिकुलर स्टेट पे आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, देखना एक बार, मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई है यहाँ पे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, इट्स मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू, क्योंकि आपने हाइड्रोजन गैस लिया था, हाइड्रोजन एटम में वो डिसोसिएट होगा। और जो वो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है, मतलब सिंपल सा आप ये समझो, जैसे उसको एनर्जी मिलेगी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वापिस आएगा ना, वो कुछ रेडिएशंस जो है एमिट करेगा। ऐसा नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी की, हर एनर्जी की रेडिएशन वो क्या करेगा, एमिट करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन ही वो एमिट करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसकी फिक्स एनर्जी है। ऐसा तो नहीं है एक की -13.6 है, ऐसा तो नहीं है ना, दूसरे वाले ऑर्बिट की -13.7, -38, 13.8, -13.9, ऐसे तो नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा जिसकी एनर्जी -13.6 है, या तो किसी दूसरे ऐसे ऑर्बिट में मिलेगा जहां पे उसकी एनर्जी -3.4 है, बीच में कहीं नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए ऐसा नहीं वो किसी भी एनर्जी की रेडिएशन या किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा, कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की ही, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। पक्का? देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। मान लो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने आपको कुछ लेवल्स दिखाए हुए हैं, देखो मैं अलग से दिखाती हूँ। ये आपका n इज इक्वल टू 1 है, ये आपका n इज इक्वल टू 2 है, ये आपका आगे n इज इक्वल टू 3 है, ये आपका फिर n इज इक्वल टू 4 है, ये आपका n इज इक्वल टू 5 है। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ा रही हूँ, मेरी एनर्जी बढ़ती है। बताया था मैंने? यस मैम बताया था। यस यस मैम। मैम। सोच लो सारे, मैंने बताया था। तो यानी कि जैसे जैसे अगर आप देख पा रहे हो, ये अगर -13.4 है, ये -3.4 है, तो कितने का आ रहा था गैप? 10.2 का आ रहा था। यस मैम। यस मैम। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो कम होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या है, जो एनर्जी लेवल्स हैं वो पास पास आते जाएंगे। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है। अब मान लो लेट्स से कि आपका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में, मान लेते हैं फोर्थ लेवल में है, ठीक है। फोर्थ लेवल पे है तो वह 1 पे भी आ सकता है। अगर मान लो 3 पे, तो 3 से
1 पे आ सकता है, अगर 2 है 2 से 1 पे आ सकता है, 5 पे 5 से 1 पे आ सकता है, 6 से 1 पे, आप इन्फिनिटी तक ले सकते हो। बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो ये जहां से भी अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है, ठीक है, और वो लौट के कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो इसको क्या है, कुछ नाम दिए गए हैं। गेटिंग माई पॉइंट, इसको कुछ नाम दिए गए हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 पे है, ठीक है, और वो 1 पे आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो जिसको नाम दिया गया है वो लाइमन वेव्स का नाम दिया गया है। क्या बोला गया है, लाइमन वेव। अब क्या है, ऐसे तो किसी भी हायर स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है, तो अब उस पूरी सीरीज को एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, लाइमन सीरीज नाम दे दिया गया, जिसको आप पढ़ते हो, हाँ या ना। यस यस मैम। मैम। यस मैम। लाइमन यस सीरीज, मैम। क्योंकि आपको ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा। अब वो हायर स्टेट कोई सी भी हो सकती है। अगर वो लौट के ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो उसको मैंने एक जगह डाल दिया, उस सीरीज का नाम दे दिया मैंने, लाइमन सीरीज नाम दे दिया। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन मान लो किसी भी हायर स्टेट में है और वो लौट के n इज इक्वल टू 2 वाली उसमें आ रहा है स्टेट, तो उस सीरीज का मैंने क्या नाम दे दिया मेरा बेटा, बाल्मर सीरीज नाम दे दिया। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट में है, अगर वो लौट के n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, तो उसको मैंने पाश्चन सीरीज नाम दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से लौट कर n इज इक्वल टू 4 में आ रहा है, तो मैंने उसको ब्रैकेट दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से कहाँ आ रहा है, 5th वाली स्टेट पे आ रहा है, तो मैंने इसको फंड नाम दे दिया, पी साइलेंट होता है। और ऐसे ही एक सीरीज होती है हम्फ्री सीरीज, जिसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते। ज्यादातर जो क्वेश्चन हमें पेपर में मिलते हैं वो लाइमन सीरीज से मिलते हैं, बाल्मर सीरीज से मिलते हैं, पाश्चन सीरीज से मिलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम फिर इनके लिए n की वैल्यू तो जैसे ग्राउंड स्टेट की वैल्यू तो इनके लिए कांस्टेंट रहेगी ना, हर सीरीज के लिए। लाइमन के लिए 1 हो Yes. गई, बाल्मर के लिए Yes. 2। यस बिल्कुल। अगर मैं लाइमन सीरीज की मेरा बेटा बात करूं, तो यहाँ पे जो n1 की वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से कहाँ पे आएगा लौट कर, ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ठीक है, n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू इनफाइनाइट हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं, तो बाल्मर सीरीज का क्या होगा, इसका जो n1 होगा मेरा बेटा वो फिक्स रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि लौट के कहाँ आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, 2 स्टेट 2 पे। पे आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिट्स ही तो है, जिसको मैंने लाइंस के समझा रही हूं मैं। ये वही ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है फिक्स्ड एनर्जी के साथ। ठीक है, जिसको मैंने ऐसे लेवल्स में, एनर्जी लेवल्स में दिखाया मेरा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, n2 क्या हो सकता है, n2 यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी। अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूं पाश्चन, पाश्चन सीरीज में क्या होगा, n1 तो फिक्स ही रहेगा मेरा बेटा। ठीक है, n2 क्या होगा, यहाँ पे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, यस मैम। जब जब ध्यान से सुना, जब जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन एमिट करेगा किसी रीजन में। तो जब अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है, मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो रेडिएशन जो एमिट करता है वो हमें मतलब वो कौन सी रीजन में रेडिएशन एमिट करता है, अल्ट्रावायलेट में। यानी कि जो इसकी वेवलेंथ होगी ना, जिस वेवलेंथ की उसने एब्जॉर्ब करी और जब वो वापस एमिट करा, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। निकाल भी सकते हो इनको आप। ठीक है, अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं, तो वो कौन से रीजन में एमिट करेगी, विजिबल रीजन में एमिट करेगी। तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 7000 एमस्ट्रॉन्ग तक के बीच की जो चीजें हैं वो हमें इस रीजन में हमें दिख पाती हैं। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ इसके बीच में आती है। पाश्चन की बात करूं तो वो क्या होती है, नियर इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड के आसपास होती है, ब्रैकेट वाली थोड़ी सी फार इंफ्रारेड रेस में होती है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा नियर फार, बस इतना ध्यान रखना, लाइमन में कौन से रीजन में, अल्ट्रावायलेट,
बाल्मर में विजिबल रीजन में Visible. आपकी क्वेश्चन आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, फंड आ जाए, आप क्या लिख के आ जाओगे? आईआर रीजन। Infrared. क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास ना कुछ टर्म्स है मेरा बेटा जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। हाँ जी मुस्कान पूछो बेटा। मैम ये जो रेडिएशंस है ये जब बाल्मर में आएंगी तो 4000 एंगस्ट्रॉम से अगर नीचे का यस, हुआ या मिनिमम फिर उससे 4000, ज्यादा मैक्सिमम 7000 तक। हाँ जी, और 5 मतलब उससे ज्यादा हुआ 7000 से तो मतलब वो दिखेंगे नहीं फिर। नहीं, अपने को जो दिखती है ना बेटा वो 4000 से 7 भी नहीं, 8000 तक रेंज में हम देख पाते हैं वो वाली चीजों को। 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक की जो वेवलेंथ है, ठीक है। और जो बाल्मर की आती है ना, जब वो सेकंड स्टेट पे आता है तो विजिबल रीजन में रेडिएशन को एमिट करता है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कुछ टर्म्स है मेरा बेटा जो आपको क्वेश्चन करते टाइम पूछेगा एग्जामिनर। जैसे आपसे वो पूछ सकता है क्या पूछेगा आपसे, वो पूछेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का क्या मतलब है। पहले सुन लो, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, वरना सुनो मेरी बात। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब होता है N1 तो 1 ही रहेगा, फिक्स है, और फर्स्ट लाइन बोले तो N2 इज इक्वल टू 2। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं बोल रही हूं बेटा सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो इसका मतलब क्या होगा? N1 तो फिक्स ही रहेगा मैम, तो N2 क्या होगा? 3 होगा। 3 हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड से फर्स्ट उसमें आ रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। अगर मैं बोलूं बेटा लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है? ग्राउंड One स्टेट पे आ पे आ रहा रहा है। है। ये आपको मतलब समझ में आ गया? फर्स्ट Yes, लाइन, ma'am. सेकेंड लाइन, ठीक आ है। गया। एक बात बताओ, एक चीज और नोटिस करो, अगर मैं फर्स्ट लाइन यहाँ पे मान लो n इज इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा है, और अगर इसके करस्पॉन्डिंग में एनर्जी निकालू तो वो मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्योंकि ऊपर जाते जाते तो गैप कम हो रहा है। बोलो। यस मैम। तो Yes, इसके ma'am. करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो ma'am. क्या आएगी? मिनिमम। और वेवलेंथ क्या आएगी? मैक्सिमम। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. और अगर मैं लास्ट लाइन की बात करूं तो एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, और वेवलेंथ क्या होगा? सॉरी, एनर्जी Ma'am, मैक्सिमम highest. होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी। Minimum. वेवलेंथ बोल सकते हो, बोलो हाँ के ना? Yes, ठीक ma'am. है, बोलो। एक बार ये वाला दोबारा समझाना, इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट वाला वेवलेंथ हाईएस्ट। मैं बोल रही हूँ, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? शायद उल्टा लिख दिया है ना। मैं बोल रही हूँ कि जब ऊपर से देखो, जब n इज इक्वल टू 1 और 2 है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड से 1 में आ रहा है, तो जब आप इसका एनर्जी निकालोगे वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी, हाँ या ना? यस मैम। या कम आएगी? बताओ, ज्यादा निकाल आएगी। के देखो। मैम ज्यादा ज्यादा आएगी। आएगी। ज्यादा आएगी, और अगर ज्यादा आएगी तो हमारे पास लैम्डा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। मिनिमम हो जाएगी। और ऐसी अगर मैं लास्ट लाइन की बात करूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज कम हो जाएगा, और least लैम्डा हो क्या हो जाएगी। जाएगा? मैक्स हो लैम्डा जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? मैक्स हो जाएगा। मैक्स। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर मान लो और वो बोल रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो N1 2 रहेगा और N2 3 रहेगा। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज में N1 सेम रहेगा और N2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप वो किसी के लिए भी निकाल सकते हो, बोलो हाँ के ना? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. हो जाएगा, हो जाएगा मैम। ठीक है। चलो, Hey. तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो क्या? चलो इसको मैं बता देती हूँ कैसे करना है। देखो, एक ये वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ड्रॉस हो। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा सवाल आ जाए, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, 7 से 1 में आ रहा है, ठीक है, तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल क्या होंगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस होंगी, वो तुम्हें निकालना है जब इलेक्ट्रॉन 7th वाले से फर्स्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखवाती हूँ तुम्हें, लिखो। व्हेन, लिखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, देन जो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस होंगी
उसका फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1/2 और n क्या है यहाँ पे, हायर स्टेट। क्लियर है? ये आप निकाल लोगे। हाँ वो तो ठीक है, निकाल लोगे, रुक जाओ पहले लिखवाने दो। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं। मैम अगर मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट से आ रहा है टू nth स्टेट, nth स्टेट, तो उसमें जो एमिशन लाइन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लिखो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। लिखो इसको, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। और n2 क्या है यहाँ पे, हायर स्टेट है जहां पे है, और n1 क्या है, लोअर स्टेट है। निकाल सकते हो? यस मैम। पक्का? अब तुम्हारे को जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है n2 माइनस n1 वाला, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया तो हम ये वाला लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, ये वाला मत लगाना, तो ऊपर वाला लगाना, तभी तो मैंने 2 पॉइंट बना के लिखवाया मेरा बेटा। ओके मैम। किसी दूसरी स्टेट पे आ रहा है तो आपको ये वाला लगाना है। आंसर चेक कर लेना, अगर इससे भी आ रहा है ग्राउंड स्टेट वाला तो ठीक है लगा देना, वरना ये याद रखना अगर किसी और हायर स्टेट पे आ रहा है तो फिर n इंटू n माइनस 1/2 वाला नहीं लगाओगे, फिर आपको नीचे वाला लगाना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, ए वाला करना, ए वाला करो। एक बार ना फर्स्ट ए वाले को पहले वाले फॉर्मूले से भी निकालो, दूसरे वाले से भी निकालो, और मुझे चेक करके बताओ आंसर सेम आ रहा है क्या। यस मैम, दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आ रहा है। यस मैम सेम आ रहा है। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी और स्टेट पे जाएगा तो मत लगाना n इंटू n माइनस 1, फिर तो वो गलत हो जाएगा। समझ आया? अब यस मैम। यस मैम। सारे निकालो एक बार। मैम क्या बता रही हो आप? मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके मैम। हम्म आगे है क्या, क्या आ रहा है जल्दी बताओ। मैम सेकंड फर्स्ट वाले का तो 21, फर्स्ट का 21, 21, सेकंड का 15, सेकंड का 10, थर्ड का भी 10। यस मैम। कह रहे हैं 21, 15, 10, 10। ठीक है, मैम सेकंड का 10 है। यस मैम, सेकंड का 10 आ रहा है, 15 नहीं। एक गलत कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, रुको। यस मैम। 6 मैम 30 आ रहा है, 30 है, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, ये अपना 4 हो जाएगा। है क्या बोल रहे हो? मैम 15 नीचे या वाले 10? फॉर्मूला मेरा तो 10 आ रहा है। 10 आएगा मैम। यूज करें। तुम मैम लोग 10 क्या है। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो क्या, n इंटू n माइनस 1/2 वाला? मैम यही लग रहा है या तो इनसे। मैम बी लेकिन वाले, सेकंड का अरे 10 नहीं बी आंसर। वाले में हायर मैम स्टेट से सेकंड सेकंड। स्टेट पे जा रहा है, तो फर्स्ट वाला कैसे लगा रहे हो तुम यस लोग? मैम। नीचे वाला लगाओ। 10 सेकंड लाइन्स वाला आएंगी। लगेगा। हाँ, अब मेरे को एग्जैक्ट बताओ कितनी आ रही है। 10 आ रही है, और नीचे वालों की इसकी 10 और इसकी मैम भी थर्ड 10। की भी 10। ठीक है, हो जाएगा। यस यहाँ पे मैम। देखो, इधर देखो, इधर देखो, तुम क्या करते हो, इधर आओ। फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ आ रहा है जल्दी बताओ। 2 से 1 में आ रहा है। लास्ट लाइन कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से 1 में। बताना भाई साहब, एनर्जी किसमें ज्यादा है? इन्फिनिटी से 1 वाले में नहीं है। तो लैम्डा यहाँ पे मिनिमम नहीं आएगा, जो तुम यहाँ पे मैक्सिमम लिखवा के बैठे हो। बताओ।
बोलो हाँ के ना। यस और यहाँ मैम। पे 2 से 1 में आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है 2 से 1 में, एक इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा मैक्स होगा। मैक्सिमम होगा। निकाल के देख लेते हैं, निकाल के देखते हैं अभी हम, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये समझ में आ गया लाइंस वाला, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। एक बार मुझे ये करके दिखा दो, फिर आपको एक बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन बताती हूँ। चलो ये वाला करो। Which transition is associated with second line of Lyman series? चलो स्टार्ट करते हैं। हिमांशी आप बताओ, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? यस मैम। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? मैम सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है n इज इक्वल्स टू 3। हाँ ना, n1 तो फिक्स रहेगा, बोलो सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। और n2 क्या रहेगा? 3 हो जाएगा। यस मैम। 3 या हाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि n1 1 था, n2 2 3, तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़ो। यस मैम। फर्स्ट लाइन ऑफ बालमर, मुझे सारे बच्चों का दिखना चाहिए क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन, जहां समझ नहीं आ रहा बोल दो। फर्स्ट लाइन ऑफ बालमर सीरीज क्या होगा? n1 क्या होगा? इक्वल टू n1 2 हो जाएगा N1 2 और n2 हो जाएगा 3। 2 2 जो रहेगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, आप चैट बॉक्स में भी जिससे मैं पूछूं वही जवाब देगा। हेमंत आप बताओ सी का आंसर क्या होगा, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मैम n इक्वल्स टू 4 होगा क्या? n1 बताओ, n2 बताओ, क्योंकि अगर ये नहीं मालूम होगा आगे के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। n1 क्या होगा लाइमन सीरीज के लिए? मैम 1। वेरी गुड। और n2? मैम 4। ठीक है, यस। ओके। मुझे लव कुश बताएंगे, डी का आंसर बताएंगे लव कुश। बोलो। अस्ताब आप बताओ पाश्चन का। मैम n1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा लाइमन बाल्मर पाश्चन। और n2? और n2 5 हो जाएगा मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेमडा ट्रांजिशन। लेमडा मैक्सिमम बोले तो एनर्जी मिनिमम। यस मैम। लाइमन के लिए n1 फिक्स रहेगा पूर्वा, और n2 क्या रहेगा? मिनिमम एनर्जी वाला कौन सा है? मैम 2 हो जाएगा ना। वेरी गुड, कर लोगे। ये Yes, क्यों ma'am. बता रही हूँ मैं? तुम्हारी अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, लेकिन अगर उसको न्यूमेरिकल पूछने हुए तो फिर वहां पे आपको ये मतलब ये तो पता ही होना चाहिए, इसके बिना तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले सवाल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें मैं बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ये तुम होमवर्क के लिए ले रहे हो, ठीक है क्या? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, अब मुझे एक खाली स्लाइड चाहिए, वैसे इस पे भी काम चल जाएगा। देखो अभी इसको मत, कोई नोट नहीं करेगा इसको, जो ये लिखा हुआ है ये बुकिश लैंग्वेज को कोई नोट नहीं करेगा, पहले देखना ये आया कैसे। मैं फिर बोल रही हूँ एनसीईआरटी में से ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूला, ये आया कहाँ से यहाँ पे समझते हैं हम, ठीक है। एक बात बताओ, तुम लोगों को मैंने एक चीज लिखवाई थी, अगर तुम्हें याद हो, कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम n2 मान लो किसी भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, बताया था ये मैंने। तो उस केस में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है? En2 माइनस En1। बोलो हाँ के ना। यस मैम, याद आ आपने रही है? बताया था। बताया था। और याद करो बोहर में हमने एनर्जी का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, दैट इज -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ के ना? किया था कि नहीं? Yes, किया था? ma'am, किया था। यस मैम। किया था। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? -13.6 बोलो Z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, ठीक है, बोलो, माइनस
इसकी क्या हो जाएगी -13.6 z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। नो मैम। आगे बढ़ो। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बोलो? -13.6 z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर प्लस 13.6 z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। यहाँ से तुम क्या करो, 13.6 z स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो। यस मैम। मैम सेंटीमीटर इनवर्स कहाँ गया? कहाँ पे, कहाँ गया, कौन सा वाले में सेंटीमीटर इनवर्स? मैम यहाँ लगेगा ना ब्रैकेट के बाद अरे यूनिट। अरे इसको मत देखो, अभी जो समझा रही हूँ वो देखो, अच्छा ठीक है, ठीक, है ओके ना। मैम। अभी तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला चल रहा है। n1 क्या है, लोअर स्टेट, n2 है हायर स्टेट। लिखो इसको, n1 इज योर लोअर स्टेट और n2 इज योर हायर स्टेट। हो गया। अब आगे आओ। मैंने तुम्हें बोला जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में लौट के आ रहा है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। और अगर अगर मुझे मान लो जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है उसकी मुझे एनर्जी बतानी है, वेवलेंथ बतानी है, वेव नंबर बताने, तो बता सकते हो। क्या था एनर्जी का रिलेशन? hc बाय लैम्डा। बोलो। तो इसको Yes, मैं ma'am. ऐसे यस मैम। hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? आपसे कोई एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा पेपर में। आप ये देखो जो एनसीईआरटी वाला डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये आया कैसे? और मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें ये वैल्यू भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी बताती हूँ कैसे हो जाएगा ये। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/λ n1 लोअर स्टेट में ना बेटा, जहां से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से जिस लोअर स्टेट में आ रहा है, ठीक है। ओके, इसको मैं ऐसे लिख दूं 13.6 बाय hc z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो। यस मैम। यस अब एक मैम। बात बताओ, 13.6 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, इसको अगर मैं h की वैल्यू और c की वैल्यू रख दूं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और मैं c की वैल्यू रख दूं 3 इंटू 10⁻, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मुझे एक नया कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, जो तुम अपने बुक्स में पढ़ते हो। वो एक्चुअली क्या होता है 13.6 बाय hc होता है। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, ये लिख लिया। एक बार ये लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। मैम लिख लिया। लिख लिया, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूँ। ओके, नाउ इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/λ इज म्यू बार, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा RH, अगर आप हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो यहाँ पे RH लिख लो, मैं ऐसे यहाँ पे R लिख रही हूँ, z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाता है। और R की वैल्यू क्या होती है सिर्फ नोट्स बनाने के लिए लिख लो, याद बिल्कुल नहीं करनी, नीट के लिए तो भाई साहब करनी ही नहीं। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे लिखी हुई है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर में अगर लिखनी है तो इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, -7 +7 -7। ठीक है, ये होती है वैल्यू। क्या मैम याद करनी है? नहीं करनी है, हटा दो इसको बेशक। लो, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, तुम्हें चाहिए ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा तो मैं इसके लिए तुम्हें बताती हूँ। आर की वैल्यू जो मैम तुम याद रखोगे, हाँ बोलो बोलो। अगर हम आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो फिर हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा। मैं बताती हूँ, आर को तुम याद करोगे 1/आर को नहीं, 1/आर को, इधर देखो, 1/आर को तुम लिखोगे 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब बताओ क्या क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी अब? मैम ये थोड़ा ज्यादा यस पेशेंस मैम। लग रहा है। अगर आर को मैं 109677 ना लिखूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, देख लो बहुत गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर तुमने ये वैल्यू ले ली तो अगर मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करूं जो भी मैं सिखाऊंगी, तो 1/आर को अगर मैं 912 आर्मस्ट्रॉन्ग ले लूं तो मेरे लिए तो आसान काम हो जाएगा। अब तुम आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में चेंज कर दो, सेंटीमीटर में चेंज कर दो। और अगर मैं नीट की बात करूं, एक मिनट रुको, अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं हुआ है जहां पे तुम्हें आर की वैल्यू डालनी पड़ती है।
या तो वो क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देगा आर की फॉर्म में ही, समझ रहे हो मेरी बात, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा जहां पे आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन, जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में लिख के दिया हुआ है, ये कहाँ से आया? वही एनर्जी वाले फॉर्मूले से तो निकाल के आया हम। ठीक है, तो बस यहीं से ही आया, हो जाएगा, बोलो। यस मैम। यस मैम, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें फाइनल यही एक्सप्रेशन जो है ध्यान रखना है। अब इसको कैसे करोगे? मान लो उसने कोई और एटम की बात कर दी, लाइक लिथियम 2+ बोल दिया, तो Z वहां पे लिथियम का डाल देना, 3 डाल देना। अगर वो बोल दे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो N1 तुम्हारा 1 हो जाएगा, N2 तुम्हारा 2 हो जाएगा। वो बोले लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो N1 1 डाल देना, N2 इंफिनिटी डाल देना। अगर तुम्हें ये पता है चीजें, ये जो मैंने लिखवाई हैं, तो तुम इस फॉर्मूले का बड़ा ही प्यारे से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये एनसीईआरटी लिखती है वो कहाँ से आया? वो वहीं से आया जो हम एनर्जी वाला फॉर्मूला निकाल के आए थे। तुम याद करो, एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी हुई थी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वो किसके बराबर होता है? एनर्जी डिफरेंस, जो हम ये लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1। ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा ये तुम्हें याद करना तो कर लो, वरना मेरे मेरे मतलब मेरी साइड से तो कोई वो नहीं है, लर्न करो। इसमें तुम्हें ना फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला बता रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नो नीड टू लर्न। ठीक है मेरा बेटा? मैडम इन दोनों फॉर्मूले के याद नहीं Okay, करने ma'am. क्या? ये वाला तो मैंने बता दिया ना मेरा बेटा, वेव नंबर वाला तो बता दिया ना मैंने, ये वाला। Yes, ma'am. ऊपर वाला याद करना है कि नहीं? ऊपर वाला मत करना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरा बेटा। ठीक है मैम। बस ये ध्यान रखना, N1 क्या है बोलो? Low state. लोअर स्टेट, और N2 क्या है? हाईएस्ट स्टेट, मैम हाईएस्ट स्टेट। बस इतनी कहानी समझ में। क्या कहानी बताई आज मैम आपने, पत्नी क्या क्या ही बता दिया हमें। एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें आपने हाइड्रोजन गैस भरी हुई, उसमें आप टेम्परेचर दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, वहां से कुछ आपकी रेडिएशंस निकल रही हैं जो पास हो रही है प्रिज्म लाइट से। तो फोटोग्राफिक प्लेट में हमने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया, वहां देखा कि हर रेडिएशन वाली वेवलेंथ हमें नहीं दिख रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही है, कुछ फिक्स्ड एनर्जी वाली ही हमें वहां पे फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको वेव दिख रही हैं। वो क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनकी भी तो फिक्स्ड एनर्जी है ना, या तो -13.6 में घूम रहा है, या -3.4 या -1.5। ऐसे तो नहीं है -13.7 भी कोई लेवल है, ऐसा तो नहीं है -13.8 लेवल भी है। तो आपको इसीलिए सारी वेवलेंथ वाली वहां पे रेडिएशन नहीं दिख रही है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली ही दिख रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से अगर फर्स्ट वाली स्टेट पर आ रहा है तो उसको मैंने एक अलग सीरीज में डाल दिया, नाम दे दिया ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लाइमन सीरीज, एक बाल्मर हो गया, एक पास्चन हो गया, एक ब्रैकेट हो गया, एक फंड हो गया, एक हम्फ्री हो गया। हम्फ्री वाला पेपर में नहीं आता है, 3 ज्यादा पूछते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया हुआ। अब ये मत बोल देना मैम ये आपने कब बताया, कि मैंने ये नहीं बताया था तुम्हें किसी मैम जमाने जूल में? एटम वाला फॉर्मूला बताया था। बताया था देखो मैम कितनी आपने। जल्दी पे जाओ, बस यही तो है, बताया था। ये वही चीजें लिख रहे हैं। चलो फिर क्वेश्चन हो जाए, वी हैव 5 मिनट्स ना। चलो आ जाओ। आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है भाई, मैं सच बोल रही हूँ। तुम 12वीं के बाद कोई भी एंट्रेंस में बैठते हो ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, मतलब पता नहीं क्या प्यार है ये। हालांकि IEEE में दिख रहा है तुम्हें 2011, बट अगर नीट की बात करूं तो आया है 2-3 साल पहले। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट, मैं इसको समझाऊंगी कैसे करना है, देख लो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट फॉर द ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2 ऑफ हीलियम। मतलब ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट की है वो कहां से कहां आ रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आ रहा है, यानी कि N2 हो जाएगा 4 और N1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही होगा। किसकी बात की है? हीलियम की। तो वो कह रहे हैं वो बराबर है, किसके बराबर है? इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन H एटम करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो आपको बताना है हाइड्रोजन एटम के केस में वो ट्रांजिशन क्या रही होगी। तो जैसा दिया है वैसा लिख ले, बोलो। यस मैम। यस मैम। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा E इज इक्वल टू, या मैं अगर हाँ ऐसे लिख लो, 13.6 याद हो तो जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर था, बोलो। यस मैम। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूं, ध्यान से देखना, hc/लैम्डा लिख दूं, या एक काम करो इसको आप h न्यू लिख दो, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर, बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा ओके। तो अब क्या करें हम, देखो जी, h को आप नीचे ले लो, वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। देखो, तो अगर मैं मेरा बेटा न्यू लिखूं तो 13.6/h, z क्या है इन केस ऑफ लिथियम, बताओ, हीलियम सॉरी, क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दूं, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब हमें वेव नंबर में नहीं पूछा ना, तो मैं वो नहीं लिख रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला। मुझे एनर्जी में पूछा है तो फ्रीक्वेंसी पूछा है तो मैंने ये वाला ले लिया। अब तुम ये भी लगा सकते हो, मैंने कहा ये याद करने की जरूरत ही नहीं है जब अपना आंसर आ रहा है, समझ रहे हो। तो n1 क्या हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, और n2 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। ये किसका है, हीलियम का, इतना समझ में आया, यस मैम। बोलो। यस मैम। ठीक है? अब मैं इसको हटाना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो, ठीक है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन के केस में मैं लिखूं फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होगा, देखना इधर, 13.6/h, हाइड्रोजन के केस में z क्या होता है, 1 नहीं लिख रही हूँ, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, बोलो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है, सेम है। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट फॉर द ट्रांजिशन इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन एच एटम, तो ये दोनों बराबर है फ्रीक्वेंसी, तो क्या करूं बताओ, बराबर है तो क्या हो गया, 13.6/h 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6/h 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो। मैम ये आपने रेसिप्रोकल कर दिया है। कहाँ किया रेसिप्रोकल, नो नो मैम, वो गलत देख लिया था, सॉरी। ठीक है। मेरा fault है। हाँ, इसको मैं हटा दे रही हूँ, हो गया इतना क्लियर। आप यस अपने मैम। नोटबुक में सारे स्टेप लिखोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हो ना, 10 दिन बाद नोटबुक को उठाओगे कुछ संपल नहीं पड़ेगा। हट हो गया, ये से ये कैंसिल, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, देखना एक बार कैसे लिखोगे, 4 इसको मैं ऐसे लिख दूं, बोलो कुछ दिक्कत, नो मैम। ऐसे ही हो जाएगा ना, देखना एक बार, ये तो 1 बन जाएगा, ये 1 - 4, तो इसको ये लिख दूं, बोलो। यस यस मैम। मैम। तो हमारे हो गया। पास यहाँ पे n1 क्या आ गया, 1, और n2 कंपेयर करो दोनों को, n2 क्या आ गया, 2, 2 तो यानी कि ऑप्शन क्या आ गया, बी। मैम ऑप्शन बी सेकंड। आया समझ में। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है जी। थे मैम। ओके ये वाला मैम। क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, नीट में आया था ये, आराम से करो, कोई नहीं 5 मिनट ले लूं ना एक्स्ट्रा। मैम एक बार उसका लास्ट स्टेप समझा दो। हाँ बिल्कुल, ये वाला ना, कौन से वाला, ये वाला। यस मैम। देखो जो क्या यहाँ पे बताना लास्ट था, स्टेप था। हाइड्रोजन एटम के केस में क्या ट्रांजिशन है, यानी कि n1 और n2 की वैल्यू बतानी थी। तो मैंने ना n1 और n2 को कंपेयर कर लिया, यहाँ से कंपेयर करो, n1 की वैल्यू क्या है 1 और n2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। ये कहाँ ओके से आया, मैम। यहाँ, ये देखो यहाँ से आया, ठीक है। ये वाला करो क्वेश्चन सारे बच्चे, शाबाश। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसके 3-4 क्वेश्चन और लूंगी, क्योंकि टाइम भी हो गया ना, ये कर लो।
क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आसान, यहाँ से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनाएगा नीट में। वेव नंबर ऑफ फर्स्ट एमिशन लाइन, तो पहले तो तुम्हें फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज में मालूम होनी चाहिए भाई साहब। रवीना क्या होगी फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज में? मैम 2। नहीं, N1 और N2 बताओ बेटा। मैम N1 2 हो जाएगा और N2 3। शाबाश, क्लैपिंग करो, जो सही आंसर बताएगा क्लैपिंग होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, आ जाओ। क्या बोला वेव नंबर? अब लगा दे ये वाला फॉर्मूला। यस मैम। यस मैम। मैम इसका ऑप्शन 3 आ रहा है। बस तो तालियां बजाओ, बधाई हो। मैम ठीक ऑप्शन है, 3 आंसर। यस मैम, ऑप्शन सी। ठीक है, आर को देखो आर ही रखा है इन्होंने, हम भी आर रखेंगे। जेड क्या है? हाइड्रोजन है, तो गोली मारो, 1 ही होगा। 1/N1 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का 9 स्क्वायर। 9। तो ये क्या आ गया? मेरा तो यही आ गया, 5 आ गया। 5/36 5 आ by रहा है। 36 आर 5 by तुम 36 बताओ, है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो बहुत हल्के हो ठीक गए है, मैडम। इतनी इजी। भाई ये सब करे, पूरी केमिस्ट्री हल की है, तुम देखा कैसे निकल जाएगी। ये वाला क्वेश्चन और कर दो मेरे लिए, फिर छुट्टी। मैम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे भी हल की है भाई। यस मैम, उसमें ए, नॉमेनक्लेचर थोड़ा प्रोसीजर है लेकिन बढ़िया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। organic is one of the most interesting and easy branch of chemistry. ठीक है, करो इस मैम उसमें क्वेश्चन। लॉजिक और Yes, मेमोराइजिंग वाला है। और फिजिकल में कंपाउंड्स न्यूमेरिकली के बारे न्यूमेरिकल में है। इतने इंटरेस्टिंग रहती है जानकारी, पूछो मत। रुक जाओ रुक जाओ, ये कर लो अभी, शांति रखो, ये करो। अभी करवाऊंगी तुम्हें जीओसी, मैंने प्लानर में रखा है, जीओसी भी करेंगे, बट लास्ट में आएगी उसकी बारी। ये करो। सलोनी मुझे ये बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी लाइमन सीरीज में? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, यस मैम। यानी कि लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं ना, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का ही तो मतलब है। मैम बोलो हाँ। N2 इनफाइनाइट हो जाएगा। इन्फिनिटी मैम। बस तो फिर देर किस बात के, निकालो। क्या निकालना है? अच्छा, पास्चन में निकालना है। ओके, क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो तुम भाई लाइमन में निकाल लो। क्या था लाइमन में? RH, ठीक है। Z क्या होगा? हाइड्रोजन है, गोली मारो। 1 होगा। 1/∞ को नहीं लिख रही है ना। और कितना दिया? और वेवलेंथ की टर्म में दिया हुआ ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 1/λ लिख लूं, यानी कि सब कुछ। यस मैम। अगर ये किसके बराबर है? A के बराबर है, तो यानी कि हमारे पास लैम्डा क्या आ गया? 1/r 912 हो रहा है। बाय। यही आ गया ना 1/λ। चलो Yes, पास्चन ma'am. में क्या निकालना है? अरे इधर आओ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन, यानी कि मिनिमम एनर्जी वाला निकालना। तो N1 क्या हो जाएगा? लाइमन बाल्मर पास्चन 3, और N2 कितना हो जाएगा? बोलो। 4. तो इसको मैं क्या मान लेती हूँ? 1/λ' बोल देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RH, Z क्या है हीलियम के लिए? 2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 9, 1/16। इसको सोल्व करना। RH को तुम यहाँ पे A ले लो, तब भी हो जाएगा यहाँ पे सोल्व। आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है। 36A by 36A/7. जिसका आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड, जिसका C आ रहा है। मेरे को फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, अगर आप लोगों का आ रहा है बेटा बेटा। एड्रेस कर लिया पहले। अच्छा Yes, ma'am. पहले C है। अच्छा, 6 बच्चों ने किया, बाकी
कैलकुलेशन है मेरा आ बेटा, गया। इसको सॉल्व करिए और जो भी आंसर आएगा ना उसको उल्टा कर देना, पलट देना, क्योंकि वो वेवलेंथ पूछ रहा है ना। आपका जो आंसर आएगा वो 1/λ आएगा, 1/λ डैश। तो जो भी आएगा उसको पलट देना। तुम्हारा आएगा 7/36a, आपको लैम्डा निकालना है तो उसको पलट देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों का नहीं आया है। श्रेया, यशवी, नहीं आया क्या? दक्ष, ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल सेम है जो अभी करवाया मैंने। ठीक है, और ये मैंने कुछ होमवर्क दिया, कर लोगे? यस अपने पेंडिंग होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लो। इस संडे टेस्ट नहीं है तो सैटरडे को तुम्हारी रेगुलर क्लास लगेगी। ठीक है, और आज Okay, अपन ने क्या किया है, मेन अपन ने, तुम्हें बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला। मैम है इस संडे को टेस्ट? केमिस्ट्री का नहीं है ना मेरा केमिस्ट्री बेटा? का नहीं है। केमिस्ट्री का नहीं है और अदर सब्जेक्ट्स का है। और इसी को ही निकाल के तुम सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी पूछे तो ये निकाल सकते हो, बोलो क्या कहते हो। और अगर वेव नंबर पूछ रखा हो तो भी तुम लोगों को पता है, सेंटीमीटर इनवर्स में देखो, बोलो। यस मैम। ठीक है, मेन अपना ये वाला फॉर्मूला है। और ध्यान रखना फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, सेकंड लाइन, लास्ट लाइन, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसका होमवर्क कर लेना। बहुत देर आज मैंने पकड़ के बैठा